नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता के बहाने पढ़ेंगे, जो कि कुंवर नारायण जी की रचना है। तो आइए बच्चों, आज की प्रस्तुति में हम आरोह भाग 2 का पद्य खंड का पाठ कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी की रचना है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि तथा कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय के साथ ही साहित्य जगत में कदम बढ़ाया। इनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह काव्य से शुरू हुई, अतः इन्होंने सिनेमा, कहानी, रंगमंच तथा अन्य कलाओं पर भी लेख लिखे। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य में थी, जिसके कारण हिंदी साहित्य के जाने माने ये कवि कहलाए। कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य के सम्मानित कवियों में एक प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। बच्चों, कुंवर नारायण जी के प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनके काव्य संग्रह में चक्रव्यूह, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश, हम तुम 1961 में, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, तीसरा तार सप्तक इत्यादि थे। प्रबंध काव्य में आत्मजयी, जो कि इनका खंड काव्य रहा है, और वाज्यशवा के बहाने। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ। इनके समीक्षा विचारों में आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, इनकी सामान्य रचना है। आइए बच्चों, अब हम कुंवर नारायण जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर नारायण जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा के सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलंबनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। इनकी भाषा और विषय की विविधता कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता रहा है। आइए बच्चों, अब हम कविता के बारे में जान लें। कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम अर्थात सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने कविता को चिड़िया की उड़ान तथा पुष्प के खिलने से बेहतर बताया है।
चिड़िया से कविता की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरती है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी कभी एक स्थान का वर्णन करती है, कभी किसी दूसरे स्थान का वर्णन, कभी किसी एक मनुष्य के मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है तो कभी किसी दूसरे मनुष्य के मनोभावों को। अंतर केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। आइए बच्चों, अब हम कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने की पंक्तियां का वाचन करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जा। बच्चों, उक्त पंक्तियों में संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, कविता का नाम कविता के बहाने, कवि का नाम श्री कुंवर नारायण जी। प्रसंग में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करके कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से बेहतर सिद्ध किया है। आइए बच्चों, अब निम्न पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण जी कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक चिड़िया इधर उधर एक घर से दूसरे घर में उड़ान भरती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी विभिन्न स्थानों, भावों व घटनाओं का वर्णन करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है जबकि कविता की उड़ान असीमित है। बच्चों, इस पंक्ति में जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। कविता की अपार संभावनाओं को इन पंक्तियों में बताया गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता में मानवीकरण अलंकार का पुट भी है। कविता में लाक्षणिकता है और कविता के पंख लगाने पंक्ति में रूपक अलंकार विद्यमान है। आइए बच्चों, अब हम इन्हीं पंक्तियों में से कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। प्रश्न इस प्रकार से बनाए गए हैं जिनका उत्तर हमें देना है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है। दूसरा प्रश्न है, कविता कहां कहां उड़ सकती है। तो इसका उत्तर होगा, कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है। वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। तीसरा प्रश्न जो इन पंक्तियों से बनाया गया है वह इस प्रकार है, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। इसका उत्तर होगा बच्चों, चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। अगला प्रश्न जो इस कविता की पंक्तियों से निर्मित है वह इस प्रकार है, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। तो कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है। वह इसके सहारे मानव मन व समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है या अभिव्यक्ति देता है। तो यह प्रश्न थे आपके अर्थ ग्रहण संबंधी जो कि आपके प्रथम पद्यांश की पंक्तियों से लिए गए थे। अब हम कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। उक्त पंक्तियों में संदर्भ इस प्रकार से रहेगा, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, कविता का नाम कविता के बहाने, कवि का नाम श्री कुंवर नारायण जी। प्रसंग में लिखेंगे बच्चों,
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना फूलों के खिलने से की है। भावार्थ में इस प्रकार से भावार्थ करेंगे इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना फूलों के खिलने से की है। कवि के अनुसार जिस प्रकार फूल खिलकर चारों तरफ रंग और खुशबू बिखेरते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता भी सुंदर भावनाओं के रंग व खुशबू बिखेरती है। कवि के अनुसार फूल केवल कुछ दिनों के लिए ही खिलते हैं, कुछ समय पश्चात वे मुरझा जाते हैं और उनकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती। वह अनंत काल तक संसार में अपनी भावनाओं के रंग और खुशबू बिखेरती रहती है। तो यह आपके समक्ष उक्त पंक्तियों का भावार्थ था। अब इन्हीं पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है उसे हम बिंदुवार लिखेंगे बच्चों। पहला बिंदु है कविता व फूल की तुलना मनोरम है या मनभावन है। दूसरा, भाषा अत्यंत सरल, सुगम और भावानुकूल है। अगले में मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है तथा इनमें मानवीकरण का पुट भी विद्यमान है। शांत रस है तथा मुक्तक छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इस पद्यांश की पंक्तियों में से जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है उनको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है या क्या समानता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, जिस प्रकार फूल पराग, मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? जिसका उत्तर है, बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है, यह अनंत काल तक सुगंध फैलाती है। अगला प्रश्न, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इन पंक्ति का आशय इस प्रकार से रहेगा कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से कहीं अधिक है। तो यह कुछ प्रश्न थे। अब हम इसी कविता की अगली पंक्तियों पर प्रकाश डालेंगे। पंक्तियां इस प्रकार से हैं बच्चों, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक घर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2, कविता का नाम कविता के बहाने, कवि का नाम श्री कुंवर नारायण जी। प्रसंग में बच्चों हमें लिखना है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना बच्चों से की है। इन पंक्तियों के भावार्थ में हमें लिखना है बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेलने से की है। कवि के अनुसार जिस प्रकार छोटे बच्चे खेलते हुए अपने और पराये का भेद भूलकर किसी भी घर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपने पराये का भेद नहीं करती। जिस प्रकार खेलते हुए बच्चे अपने आसपास के सभी घरों को अपना घर मानकर कभी एक घर में प्रवेश करते हैं तो कभी दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी इस संसार में सभी प्राणियों की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि एक कवि निष्पक्ष भाव से अपनी कविता में संसार के सभी प्राणियों की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है।
तो बच्चों यह इन पंक्तियों का भावार्थ था। अब इन्हीं पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य दर्शा है उस पे हम नजर डालेंगे। कविता की रचनात्मक व्यापकता को इन पंक्तियों में प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। कविता में मुक्तक छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब इसी पंक्तियों से कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? जिसका उत्तर होगा कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन व आत्मसंतुष्टि होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? जिसका उत्तर होगा बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेलने लगते हैं। इस तरह कविता कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों कभी कोई बंधन नहीं स्वीकारते। अगला प्रश्न है कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? जिसका उत्तर होगा बच्चों कविता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। पहली, यह सर्वव्यापक होती है। दूसरी, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है। और तीसरी विशेषता है यह खेल के समान होती है। अगला प्रश्न है बच्चा खेल खेल में कौन सा महत्वपूर्ण काम कर देता है? जिसका उत्तर होगा बच्चों बच्चा खेल खेल में अपने पराये के भेद समाप्त कर देता है। वह आस पड़ोस में समान आत्मीयता से खेलता है। बच्चों अब कविता के बहाने जो हमने आज कविता पढ़ी, उसका भावार्थ समझा, उसके कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर भी दृष्टि डाली, उनका अभ्यास किया। उसी कविता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसकी श्रृंखला में सबसे पहले सही विकल्प चुनिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला है कविता किस बहाने एक उड़ान है, जिसके 4 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पहला अतीत, दूसरा चिड़िया, तीसरा बालक और चौथा हरियाली। तो इसका सही उत्तर है बच्चों चिड़िया। दूसरा है कविता फूलों के बहाने है। तो इसके 4 विकल्प हैं आपके सम्मुख इस प्रकार से, गिनना, दूसरा खिलना, तीसरा मुरझाना और चौथा बहकना। इसका सही उत्तर होगा खिलना। तीसरा प्रश्न है कविता किसके बहाने खेल रही थी? तो इसके भी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं पटल पर। पहला बच्चे के, दूसरा खिलौने के, तीसरा पेच के, चौथा भाषा के। तो इसका सही उत्तर है खिलौने के बहाने खेल रही है। अगला प्रश्न है कविता के बहाने। कविता कवि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसके 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं, चक्रव्यूह से, इन दिनों से, आमने सामने और कोई दूसरा। तो यह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता के अनुसार बिना मुरझाए कौन महकता है? तो इसके 4 विकल्प हैं बच्चों। पहले विकल्प में बच्चे, दूसरे विकल्प में कविता, तीसरे विकल्प में फूल और चौथे विकल्प में पौधे। तो इसका सही उत्तर होगा कविता के अनुसार बिना मुरझाए कविता महकती है। अगला जो आपको पटल पर दिखाई दे रहा है वह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बच्चों के बहाने रिक्त स्थान अलंकार है। बच्चों के बहाने में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ब और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। अनंत काल तक सुगंध फैलाकर रिक्त स्थान हर जगह महका करती है। तो कौन महका करती है, फूल या कविता? तो इसका सही उत्तर होगा कविता महका करती है। सब घर एक घर देने का आशय
रिक्त स्थान नहीं रखना। तो क्या नहीं रखना? इसका सही उत्तर है भेदभाव नहीं रखना। कुछ सत्य असत्य कथन आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिनके आपको सही और गलत में उत्तर देना है, अर्थात इनके आगे सत्य असत्य लिखना है। पहला कथन है चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती, तो इसका सही उत्तर सत्य कथन होगा। दूसरा, चिड़िया की उड़ान असीमित होती है और कविता की कल्पना सीमित होती है, तो यह बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की कल्पना असीमित होती है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भरती है, यह भी सत्य कथन है। कुछ अभ्यास प्रश्न आपको आपके पटल पर दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, उनका अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक घर कर देने के माने क्या हैं। सब घर एक घर कर देने, सब घर एक कर देने से अभिप्राय है आपसी भेदभाव तथा ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर देना। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है। कवि ने कविता को बच्चों के समकक्ष बताया है। कवि के अनुसार जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए अपने पराये के भेदभाव को भूल जाते हैं और अन्य घरों को भी अपने घर जैसा मानते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी हर प्रकार के भेदभाव को भुलाकर हर मनुष्य के मनोभाव को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न आपको पटल पर दिखाई दे रहा है, वह इस प्रकार से है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर होगा बच्चों, कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है, यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है, उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है, वह हर युग में मानव को आनंद प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न जो आपको पटल पर दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार से है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसी का अथवा में आपको एक प्रश्न और बनकर आ सकता है, वह इस प्रकार से रहेगा, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है बच्चों, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न थे, इनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अब जो आपके समक्ष पटल पर 4 प्रश्न दिखाए जा रहे हैं वह आपको गृह कार्य में दिए जा रहे हैं। इनके उत्तर आपको कविता का भावार्थ समझकर और उनका विषय शिक्षक की सहायता से इनके उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, कविता को खेल क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट कीजिए।
और चौथा प्रश्न है कविता के बहाने कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो चारों प्रश्न है ये आपको गृह कार्य में करने हैं और सभी भावार्थ को जो समझाए गए हैं और उनके जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उन सभी को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए उन्हें याद करना है। धन्यवाद।